Hello, all my dear students of class 11th. As you know myself, Sulman sir here. Welcome to my channel, Sulman's Biology, the Biological Fact. बच्चों आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, उसमें मैंने सिर्फ ये डिस्कस किया था, मैं ये सिर्फ बताया था कि आप लोगों को क्लास 11th में पढ़ना क्या है, आप लोगों का सिलेबस क्या है, सारे चैप्टर्स के बारे में, किस चैप्टर्स में क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ मैं बताया था। बच्चों आज मैं आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ, ये फर्स्ट वीडियो होगा, तो हम लोग ये कह सकते हैं ये फर्स्ट पार्ट हम लोग लेते हैं। वो इंट्रोडक्शन था आप लोगों का फर्स्ट वीडियो, और ये आज का होगा द लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 1। ओके, तो बच्चों पार्ट 1 में फर्स्ट पार्ट में जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसमें बच्चों आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को डिस्कस ये करना है कि आपको पढ़ना क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट कंटेंट, व्हाट आर द डिफरेंट मेन टॉपिक्स यू हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर, इन फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्टली बच्चों हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल दो मिनट्स का हम लोग बात करेंगे कि बायोलॉजी एक्चुअल में है क्या, बायोलॉजी के ब्रांचेस क्या है, ठीक है, बायोलॉजी के फादर्स कौन है, तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स, कि बच्चों व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ वी डिस्टिंग्विश लिविंग थिंग्स एंड द नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, तो दूसरा बच्चों हम लोग बात करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिम्स भी हम लोग कह सकते हैं। तो बच्चों वो कैरेक्टर्स कौन कौन सा होगा जिस कैरेक्टर्स के आधार पे हम लोग लिविंग थिंग्स को और नॉन लिविंग थिंग्स को हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो बच्चों वह होगा हम लोग का फर्स्ट में ग्रोथ होगा, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म के अंदर भी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म है। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे कॉन्शसनेस है, एबिलिटी टू सेंस वी कैन से, और सबसे इसके बाद है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि बच्चों उस ऑर्गेनिज्म का, उस लिविंग बींग्स का, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ है किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, वह सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे सिस्टमैटिक्स के बारे में, कि व्हाट इज सिस्टमैटिक्स, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे सिमिलरिटी एंड द डिफरेंसेस अमॉन्ग द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिम्स। बच्चों इस पृथ्वी पर जो डिफरेंट जो लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बैक्टीरिया हो, वायरसेस वगैरह हो, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स के बारे में हम लोग बच्चों बात करेंगे, वो सारे चीज़ हम लोग सिस्टमैटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या है, टेक्सोनॉमी के बारे में क्लास 9th में बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा। टेक्सोनॉमी में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कि टेक्सोनॉमी में जिसमें नोमेनक्लेचर के बारे में, जो नेमिंग करना, नोमेनक्लेचर क्या होता है, व्हाट इज नोमेनक्लेचर, व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन, व्हाट इज क्लासिफिकेशन। नोमेनक्लेचर के अंदर ही बच्चों हम लोग बात करेंगे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, उसके अंदर साइंटिफिक नेम क्या है, बायोलॉजी, इसके बाद बोटानिकल नेम क्या है, जूलॉजिकल नेम क्या है, ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग टेक्सोनॉमी के अंदर हम लोग उसको इसमें आज पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन के बारे में डिफरेंट वो कौन कौन सा कैरेक्टर्स है जिसके आधार पे हम लोग डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिम्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं टेक्सोनॉमी के अंदर। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के अंदर एक आता है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, हम लोग उसको बोलते हैं, जिसके आधार पे बच्चों वह एक बेस, उसको हम लोग बोलते हैं टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन भी हम लोग बच्चों उसको बोलते हैं। टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन मीन्स सारे लिविंग ऑर्गेनिम्स का एक अलग अलग क्लासिफिकेशन, एक टेक्सोनॉमिकल हायरार्की बच्चों हम लोग उसको लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे ऊपर में हम लोग लेते हैं किंगडम, किंगडम के बाद है फाइलम है, phylum word used for the animals, already you know about this in class 9th, already we studied about this। इसके बाद डिवीजन फॉर द प्लांट्स। इसके बाद बच्चों क्या होगा, किंगडम हो गया, इसके बाद फाइलम हो गया, इसके बाद बच्चों ऑर्डर के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसके बाद फैमिली के बारे में बात करेंगे, इसके बाद जीनस है, इसके बाद स्पेसिस के बारे में, सॉरी बीच में क्लास छूट गया, ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसिस, ये सारे चीज़ के बारे में बच्चों हम लोग बात करेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे टेक्सोनॉमिकल ऐड के बारे में। सबसे लास्ट में आप एनसीईआरटी को उठा कर देखेंगे, एनसीईआरटी में बच्चों होगा कि टेक्सोनॉमिकल ऐड के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें एक हर्बेरियम होता है, कि हर्बेरियम क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, कि जो हर्बेरियम होता है वो कैसे टेक्सोनॉमिकल कैटेगराइज करने में, वो कैसे वो हम लोगों के लिए हेल्पफुल होता है, कैसे हम लोगों को सहायता करता है, कैसे किसी भी उसके इंफॉर्मेशन किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में लेना होता है तो हम लोग हर्बेरियम का इस्तेमाल करते हैं जो प्लांट से रिलेटेड है। मैं बताऊंगा हर्बेरियम का प्रोसेस, में बताऊंगा कि हर्बेरियम हम लोग कैसे करते हैं, एकदम सिंपल तरीका से आप लोग यू कैन डू इजली, आसानी से आप लोग कर सकते हैं पेपर शीट को लेकर, मैं प्रोसेस बताऊंगा। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे टेक्सोनॉमिकल ऐड का जो सेकेंड थिंग्स है वो है बोटानिकल गार्डन। बच्चों बोटानिकल गार्डन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट बोटानिकल गार्डन इन इंडिया एंड ऑल्सो आउट ऑफ इंडिया। कुछ एग्जाम्पल जो मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा कौन कहाँ पे है। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क बच्चों क्या है, जूलॉजिकल पार्क का क्या कंट्रीब्यूशंस है हमारे बायोडाइवर्सिटी के अंदर, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ के अंदर।
इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे जूलॉजिकल पार्क के बाद म्यूजियम के बारे में कि म्यूजियम क्या होता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ म्यूजियम, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजियम। ओके, म्यूजियम क्यों बनाया गया, उसका पर्पस क्या होता है, और म्यूजियम से किसी भी एजुकेशन सिस्टम से इसका क्या रिलेशन है। ओके, इसके बारे में हम लोग बच्चों बात करेंगे। सबसे लास्ट में थोड़ा की के बारे में हम बात करेंगे। तो ये था आप लोगों का इंटरनल बच्चों कंटेंट था जिसके बारे में आप हम लोग बात करने वाले हैं 11th क्लास में, सॉरी फर्स्ट चैप्टर में। ओके, 11th के फर्स्ट चैप्टर में। तो बस इसके बाद मैं इंट्रोडक्शन से मैं शुरू कर रहा हूँ। ओके, बच्चों अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहला चीज़ हम लोग इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन। जो 10th क्लास तक आप लोग पढ़े हैं वो तो ठीक है पढ़े हैं, लेकिन 11th क्लास में आने के बाद थोड़ा सा मैं बायो के बारे में बता दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों बायोलॉजी एक्चुअल में है क्या, बायोलॉजी के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखिए बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है, बायोलॉजी के बारे में क्या होता है कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, एक साइंस का एक ब्रांच है इन विच वी स्टडी अबाउट द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिम्स। सिंपली कहता है कि लिविंग थिंग्स के, लिविंग ऑर्गेनिम्स के बारे में स्टडी करना। तो ये सिंपल हो गया, लेकिन थोड़ा सा 11th क्लास में आप लोग हैं तो इसलिए 11th के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसका जो डिफिनीशन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि स्टडी अबाउट द माइक्रो एंड माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिंपली इसमें सारे चीज़ बच्चों इंक्लूड हो जाएगा कि स्टडी अबाउट द माइक्रो एंड द मैक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब माइक्रो मतलब छोटा ऑर्गेनिज्म बच्चों, इसमें जो बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजो हो गया, फंगस हो गया, इसके बाद हेलेमेंट्स, ये बहुत सारे डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे मैक्रो ऑर्गेनिज्म। मैक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ, इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो। जितने भी बड़े बड़े जो एनिमल्स या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बच्चों होता है उसके बारे में स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। ओके, तो बायोलॉजी के बारे में हम लिखेंगे स्टडी अबाउट द माइक्रो एंड मैक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द बायोलॉजी। ओके, हम लोग लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि इट इज़, अब पूरा हम लोग लिख भी सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट, सुन लीजिए सिर्फ लिख नहीं रहा हूँ मैं, आप लोग लिखेंगे इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, सॉरी इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द माइक्रो एंड मैक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंपली। ओके, तो हम लोग इसमें चलिए मैं लिख देता हूँ, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about micro and macro living organisms। सिंपली कि माइक्रो एंड मैक्रो, इसमें इस बच्चों ये दो वर्ड जो माइक्रो एंड मैक्रो जो है ना, इसके अंदर सारे चीज़ आ गए, चाहे वो बैक्टीरिया के बारे में बात करें, प्रोटोजोआ हो गया, फंगस हो गया, या फिर एनिमल्स हो गया, डिफरेंट प्लांट्स हो गए, वो सारे चीज़ इसमें इंक्लूड हो गए। इसके बाद बच्चों जो बायोलॉजी जो वर्ड होता है, क्या बायोलॉजी सबसे पहले एक लेमार्क एंड ट्रेवेनस नामक साइंटिस्ट थे। तो लेमार्क और ट्रेवेनस साहब ने सबसे पहला बायोलॉजी वर्ड का इस्तेमाल किया था। उसके बाद बच्चों जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस रहा था ना, जिसको हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं, वह है एरिस्टोटल साहब। दूसरा हम लोग लिखेंगे इनका एक होता है फादर ऑफ बायोलॉजी। तो ये बच्चों आप लोगों को मालूम होगा, फादर ऑफ बायोलॉजी हम लोग बोलते हैं एरिस्टोटल साहब को। ओके, एक और चीज बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि फादर, ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल चीज़ है, थोड़ा सा आप लोगों को जानना ज़रूरी है। फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी भी बच्चों एरिस्टोटल साहब ही होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक होता है बोटनी, फादर ऑफ बोटनी, इस ये होते हैं थियोफ्रस्टस, साइंटिस्ट का नाम है थियोफ्रस्टस साहब। ठीक है, तो ये सब बच्चों क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी हम लोग एरिस्टोटल साहब कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल को ही बोलते हैं, फादर ऑफ जो बोटनी है वो थे थियोफ्रस्टस साहब। अब बच्चों थोड़ा सा इसके ब्रांच के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर बायोलॉजी के अगर ब्रांच के बारे में बात करें तो बच्चों यहाँ पे देखिए बायोलॉजी, बायोलॉजी जो होता है दो, इसको हम लोग बांटने, एक होता है जूलॉजी और दूसरा क्या होता है बोटनी। अब बच्चों यहाँ पे देखोगे कि बायोलॉजी कितने वर्ड से बना हुआ है, दो वर्ड से। देखिए इसमें क्या है, बायो प्लस लोगोस है। तो बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है बच्चों लाइफ, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। सिंपल, बायोलोगस
मतलब लाइफ के बारे में स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। सिंपल वर्ड है। बायो मीन्स लाइफ, लोगस मीन्स इसका मतलब क्या होता है, स्टडी करना। ठीक है, तो लाइफ के बारे में स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है बच्चों। ऐसे ही इसके जो ब्रांचेज हैं, जूलॉजी, जूलॉजी में बच्चों कितने वर्ड से ये बने हैं, दो इसमें वर्ड है। एक है बच्चों जू और प्लस लोगस। जू का मतलब बच्चों क्या होता है, जू का मतलब होता है एनिमल्स, और लोगस मतलब क्या होता है, स्टडी। तो बच्चों सिंपली एनिमल्स के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं वह बायोलॉजी का जो ब्रांच होता है, दैट इज द जूलॉजी। ओके, तो जूलॉजी के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ओनली अबाउट द एनिमल्स एंड देयर हैबिटाट्स, देयर फंक्शंस। ओके, इसके बाद बच्चों दूसरा है बोटनी, लेकिन बोटनी वर्ड और इसमें सब में लॉजी लगा हुआ है, बायोलॉजी, जूलॉजी, बोटनी। बोटनी में से लोगस तो नहीं लगा हुआ है, तो बच्चों इसको एक और वर्ड से हम लोग जानते हैं, एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फाइटोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको, फाइटोलॉजी। बच्चों ये भी दो वर्ड से बना हुआ है, एक होता है फाइटोन अब प्लस दूसरा होता है लोगस। फाइटोन का मतलब होता है बच्चों प्लांट्स, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। ये बिल्कुल बच्चों बेसिक चीज़ है। तो फाइटोलॉजी, फाइटोन प्लस लोगस मतलब प्लांट्स के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, उसको हम लोग फाइटोलॉजी बोलते हैं या उसी को बोटनी बोलते हैं। तो बच्चों बायोलॉजी का देखिए यहाँ पे तो बायोलॉजी के मेनली टू ब्रांचेस होते हैं, बोटनी और जूलॉजी। बोटनी के बारे में जनरली वी स्टडी अबाउट द ऑल डिफरेंट प्लांट्स ओनली। ओके, एनिमल्स, इसका जूलॉजी में हम लोग बात करते हैं डिफरेंट एनिमल्स के बारे में, चाहे वो एक्वेटिक एनिमल्स हो या फ्लाइंग एनिमल्स हो या ज़मीन के अंदर रहने वाले एनिमल्स हो या ज़मीन लैंड पे रहने वाले, वो सारे एनिमल्स के बारे में जूलॉजी के अंदर हम लोग बच्चों बात करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल चीज़ था जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी था। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी के सिर्फ इतना ही ब्रांच है, बच्चों बायोलॉजी के बहुत सारे ब्रांच हैं। ठीक है, अब उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डीपली जाएंगे बच्चों, तो उसका एक पार्टिकुलर सबका एक ब्रांचेज है। जैसे में उसमें साइटोलॉजी हो गया, हिस्टोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, इसके बाद उसमें एक हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में हम लोग जाएंगे, उसके बारे में सबका एक पार्टिकुलर स्टडी करने को हम लोग अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे मतलब कार्डियोलॉजी है, एड्रीनोलॉजी है, इसके बाद गैस्ट्रोलॉजी है, इसके बाद न्यूमरोलॉजी, बहुत सारे न्यूरोलॉजी है। तो इस तरह से बच्चों इसके ब्रांचेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोगों को सिर्फ इतना जानना है कि दो इसके ब्रांचेस होते हैं, बोटनी और जूलॉजी। सिंपली बायोलॉजी का दो वर्ड से बना है, बायो प्लस लोगस, लाइफ के बारे में स्टडी करना, जूलॉजी एनिमल्स के बारे में स्टडी करना, और फाइटोलॉजी प्लांट्स के बारे में स्टडी करना। बच्चों अब हम लोग बात करेंगे, ये तो इंट्रोडक्शन था, अब हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ वी डिस्टिंग्विश द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, कि लिविंग और नॉन लिविंग को हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फर्स्टली बच्चों हम लोग बात करेंगे ग्रोथ के बारे में। बच्चों अब हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टर्स विच आर नेसेसरी फॉर द डिस्टिंग्विश ऑफ, या क्या बोलेंगे उसको, डिस्टिंग्विश करना मतलब अलग अलग करना कि लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो बच्चों वो सारा मैं इससे पहले मैं आप लोगों को बताया था कि ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस है, और उसके बाद कॉन्शसनेस है। ओके, ये सारा चीज़ है। लेकिन बच्चों अब हम लोग इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ग्रोथ जो होता है बच्चों, ग्रोथ के बारे में सबसे फर्स्ट हम लोग बात करेंगे। तो वन बाई वन सारे चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, लेकिन ग्रोथ बताने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि बच्चों देखो, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में कुछ डिफरेंसेस करने के लिए दो कैरेक्टर्स जो होता है, जो दो प्रॉपर्टीज़ होता है बच्चों, एक प्रॉपर्टी होता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और दूसरा होता है नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ओके, तो बच्चों ये दोनों, सबसे पहले मैं उस प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे बता दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है कि वो पढ़ते हैं और पढ़ने के दौरान उनको पता ही नहीं रहता है कि वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है। तो सिंपली मैं उसको डिफाइन में कर दिया बच्चों को। देखो, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम लोग उसको बोलते हैं कि द कैरेक्टर्स विच हैव नो एनी एक्सेप्शन फॉर द लाइफ, कि जीने के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए बच्चों वह प्रोसेस होना ही होना है। देयर इज़ नो एनी एक्सेप्शन, किसी भी तरह का एक्सेप्शन नहीं होगा उसमें। वो एकदम बिल्कुल कंपलसरी है कि लाइफ के लिए, जीने के लिए, लिविंग फॉर्म्स में रहने के लिए, ठीक है, लाइफ को सस्टेन करने के लिए डेफिनेटली वो प्रोसेस होगा ही होगा। तो वैसे कैरेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी।
ओके। इसके बाद बच्चों दूसरा जैसे में इसका एग्जांपल है मेटाबॉलिज्म है, कंसिस्टेंस है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल ये बच्चों होना ही होना है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अगर वो मेटाबॉलिज्म उसके अंदर नहीं हो रहा है बच्चों, हम लोग कह सकते हैं कि वो लिविंग नहीं है, वो नॉन लिविंग कंडीशंस में होता है ये। मतलब अगर मान लीजिए कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले था, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म अगर नहीं हो रहा है, मतलब वो लिविंग फॉर्म्स में नहीं है, वो डेथ कर गया है। दूसरी बात बच्चों कॉन्शसनेस है कि कोई भी बच्चों अगर लिविंग फॉर्म्स में अगर रहेगा तो उसमें कॉन्शसनेस होगा ही होगा, मतलब सेंस ऑफ एबिलिटी, तो वो डेफिनेटली उसके अंदर होगा ही होगा। तीसरा चीज़ बच्चों हम लोग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कि बच्चों अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा कहीं ना कहीं वो सेल से ही होगा। तो दिस ऑल आर द थ्री, वन इज़ द मेटाबॉलिज्म हो गया, दूसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया और तीसरा हम लोग का कॉन्शसनेस हो गया। ये तीनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ में आता है। दूसरा बच्चों है नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये क्या है? तो बच्चों नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कि द कैरेक्टर्स विच मे हैव एक्सेप्शन फॉर लाइफ, मतलब वो एक्सेप्शन हो सकता है लाइफ के लिए। जैसे बच्चों कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में वह बच्चों कैरेक्टर्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं है उसका कोई असर नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि वो डेथ कर जाएगा, वो मर जाएगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए बच्चों नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में उसको हम लोग रखते हैं। तो द कैरेक्टर्स विच मे हैव एक्सेप्शन फॉर द लाइफ, और उसका जो बच्चों मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में नहीं लिखा हूँ ना, चलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल इसका मैं लिख देता हूँ। इसका एग्जाम्पल हम लोग दो चीज़ ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया हम लोगों का ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। बच्चों ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है ना, यह दोनों नॉन डिफाइनिंग है। मैं सबके बारे में डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे बता दूंगा क्यों वो डिफाइनिंग है और क्यों नॉन डिफाइनिंग है। जैसे मैं ग्रोथ के बारे में यहीं बताऊँगा आप लोगों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम लोग बात करेंगे ग्रोथ के बारे में। ओके, आई होप सो डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ओके, इसके बाद बच्चों ग्रोथ के बारे में हम लोग बात करते हैं। ग्रोथ जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये कैरेक्टर्स होता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होना ही होगा। कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। तो बच्चों इसके बारे में ग्रोथ में हम लोग सिंपली लिखेंगे कि इंक्रीज इन द मास एंड इंक्रीज इन द नंबर्स आर टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ। ग्रोथ का बच्चों ये दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक होता है उसके नंबर में इंक्रीज करना और दूसरा उसके मास में इंक्रीज करना। ये दो कैरेक्टर्स है। दूसरी बात बच्चों अगर कोई भी लिविंग फॉर्म्स है तो लिविंग फॉर्म्स में ये डेफिनेटली होगा ही होगा, ग्रोथ होगा। ठीक है। दूसरी बात है बच्चों ग्रोथ का टाइप्स होता है कि ग्रोथ का टाइप्स जो होता है वो दो तरीके का बच्चों होता है। एक होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ, एक होता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। बच्चों इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होता है वह इंटरनल ग्रोथ भी हम लोग कह सकते हैं। इंट्रिंसिक ग्रोथ को हम लोग इंटरनल ग्रोथ भी कह सकते हैं। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ को बच्चों हम लोग एक्सटर्नल ग्रोथ भी हम लोग लिख सकते हैं। वी कैन राइट। ओके बच्चों इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि बच्चों किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल बॉडी के अंदर, उसके बॉडी के अंदर अगर ग्रोथ हो रहा है दैट इज द इंट्रिंसिक ग्रोथ। ओके और दूसरी बात इंट्रिंसिक ग्रोथ बच्चों अगर होगा तो फिर वो दो कंडीशंस में होगा। एक तो सबसे पहली बात कि बच्चों इंट्रिंसिक ग्रोथ जब भी होगा तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा इंट्रिंसिक, और एक्सट्रिंसिक जो होगा, जो एक्सटर्नल जो ग्रोथ होगा वह जनरली नॉन लिविंग थिंग्स में होता है। जैसे माउंटेन्स हो गया या फिर सैंड का जो माउंट्स हो गया वो हो गया, सब टीला जो बन जाता है बालू का, सब एक्यूमुलेशन होने की वजह से डिपोजिशन एक दूसरे के ऊपर एक मटेरियल जो डिपॉजिट होता है उसके वजह से उसका क्या बोलते हैं उसको मास में इंक्रीज कर जाना। ठीक है, तो वो चीज़। लेकिन बच्चों यहाँ पे हम लोग मैं जो लिख दिया हूँ कि इंट्रिंसिक ग्रोथ दो तरीके का, अनलिमिटेड ग्रोथ। बच्चों बिल्कुल आसान, अनलिमिटेड ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि प्लांट्स जो होता है प्लांट्स के अंदर से वो अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू देयर लाइफ स्पेन। तो अनलिमिटेड ग्रोथ में बच्चों हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि द ग्रोथ विच अकर इन होल लाइफ। अगर बच्चों उसके पूरे ज़िंदगी पूरे लाइफ में अगर उसका ग्रोथ अगर हो रहा है तो उसको हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं कि द ग्रोथ विच अकर इन होल लाइफ ऑफ देयर लाइफ स्पेन। वी कैन राइट उसके पूरे लाइफ स्पेन में, उसके पूरे जो जीवन अवधि हम लोग उसको बोलते हैं। अगर पूरा थ्रू आउट द लाइफ अगर उसके ग्रोथ हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे अनलिमिटेड ग्रोथ। जनरली इस बच्चों इसका एग्जांपल होगा आप लोगों का प्लांट्स, ऑल प्लांट्स वी कैन राइट। और यहाँ पे बच्चों एक होता है लिमिटेड ग्रोथ। लिमिटेड ग्रोथ में बच्चों हम लोग लिख सकते हैं कि ग्रोथ विच अकर ओनली अप टू ए सर्टेन एज। अगर किसी सर्टेन एज तक के बच्चों अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर हो रहा है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो बच्चों उसको हम लोग बोलेंगे लिमिटेड ग्रोथ। और बच्चों वह जो होता है वह जनरली जितने भी सारे जो एनिमल्स होते हैं वो सारे एनिमल्स के अंदर लिमिटेड ग्रोथ है, एक सर्टेन एज तक ही उसका ग्रोथ हो पाता है वो। ठीक है, इसके बाद बच्चों
इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का एक्सट्रिंसिक था, इसके बाद इंट्रिंसिक ग्रोथ था। ग्रोथ के बाद अच्छा अब चीज़ मैं एक चीज़ बता दूं बच्चों, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि एक तो इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है, दूसरा एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ में क्या होता है कि माउंटेन सैंड माउंट वगैरह में जो ग्रोथ हो जाता है, तो बच्चों ये तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी हो रहा है, तो इसको क्या हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में रखेंगे? नहीं। तो इसीलिए बच्चों, क्योंकि वह कैरेक्टर्स मैं शुरू में बता दिया हूँ कि वह कैरेक्टर्स जो कि किसी भी तरह का एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में हम लोग ग्रोथ को रखते हैं, क्योंकि ये लिविंग बींग्स में तो होता ही है और ये नॉन लिविंग थिंग्स में भी, नॉन लिविंग बींग्स में भी ये पॉसिबल है, ठीक है, नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है, इसीलिए बच्चों इसको हम लोग नॉन डिफाइनिंग में हम लोग रखते हैं। इसके बाद बच्चों ग्रोथ के बाद हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शंस के बारे में। अब मैं लिख के मैं बताऊंगा बच्चों रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसे नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है। बच्चों अब हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शंस के बारे में। ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। बच्चों मैं रिप्रोडक्शन के बारे में लिखा नहीं हूँ, बस सिंपली समझ जाइए कि रिप्रोडक्शन को बच्चों हम लोग नॉन डिफाइनिंग, अच्छा मैं रिप्रोडक्शन को मैं थोड़ा सा रिटेन करके मैं लास्ट में बता दूंगा, जस्ट इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं। बच्चों हम लोग बात करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। ओके, मेटाबॉलिज्म क्या है बच्चों? मेटाबॉलिज्म एक ऐसा कैरेक्टर्स है जिसको हम लोग डिफाइनिंग कैरेक्टर्स में रखे हैं। ये डिफाइनिंग है, कैसे डिफाइनिंग है जरा इसके बारे में समझिए बच्चों। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि ऑल द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस विच अकर इनसाइड द बॉडी, दैट इज कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म। कि बच्चों किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग, बहुत तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत तरह का जो प्रोसेस होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं और उस प्रोसेस को हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। दूसरी बात बच्चों मैं इसमें लिखा हूँ कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द यूनिसेलुलर एंड द मल्टीसेलुलर परफॉर्म द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। कि चाहे बच्चों वह सिंगल सेल का बना हो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो मोर देन वन सेल का बना हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, लेकिन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ बच्चों जरूर होगा। मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ अगर नहीं होगा, मतलब अगर नहीं होता है तो वह नॉन लिविंग थिंग्स है। कि नॉन लिविंग थिंग्स में मेटाबॉलिज्म पॉसिबल नहीं है, लेकिन बच्चों कोई भी अगर लिविंग फॉर्म्स में अगर होगा तो डेफिनेटली उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा ही। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, वन इज़ द एनाबॉलिज्म, सेकंड इज़ द कैटाबॉलिज्म। सिंपली बच्चों एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होगा, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें क्या होता है, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी भी चीज़ का सिंथेस होना। बहुत सारे बच्चों केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स वी कैन से, कि कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो बनते हैं बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एंड द वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, वो सारे केमिकल जो कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो एनाबॉलिज्म की सहायता से बनते हैं। और बच्चों हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सिंपल फॉर्म्स में वो टूटते भी हैं, उसका ब्रेकिंग डाउन होता है, दैट इज कॉल्ड द कैटाबॉलिज्म। इसलिए बच्चों मेटाबॉलिज्म जो होता है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, वन इज द एनाबॉलिज्म, सेकेंड इज द कैटाबॉलिज्म। इसलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म कैरेक्टरिस्टिक इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ बच्चों, इसका मैं टाइप्स भी यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ मेटाबॉलिज्म, वन इज द एनाबॉलिज्म, सेकेंड इज द कैटाबॉलिज्म। ओके, और यहाँ पे मैं बच्चों लिख दिया एनाबॉलिज्म, आप लोग लिख सकते हैं कि सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद बच्चों कैटाबॉलिज्म के बारे में लिख दिया कि ब्रेकिंग डाउन्स या ब्रेक्स डाउन ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, सिंपल या स्मॉल मॉलिक्यूल्स हम लोग मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, इसको डिफाइनिंग मिली है। दूसरा बच्चों एक कैरेक्टर्स होता है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। बच्चों सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस जो होता है ना, यह भी एक तरह का हम लोगों का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के अंदर आता है। कैसे? क्योंकि बच्चों आप सबको मालूम है कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस, जाहिर सी बात है बच्चों दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो जाहिर सी बात है अगर लिविंग फॉर्म्स में है तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं या तो वो सिंगल सेल का बना होगा या तो फिर मोर देन वन सेल का बना होगा। तो अगर बच्चों वो चाहे वो यूनिसेलुलर कंडीशन में होगा या मल्टी सेलुलर कंडीशन में होगा, लेकिन उसका फॉर्मेशन कहीं ना कहीं एक सेल से ही हुआ होगा। बच्चों इस दुनिया में कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके बॉडी के अंदर सेल्स ना हो। इसीलिए बच्चों कहता है कि सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट। इसको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यह एक बेसिक यूनिट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के या किसी भी लाइफ के लिए। फिर मैं यहाँ पे बच्चों लिखा हूँ कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द कंपोज्ड ऑफ सेल्स। कि जितने भी बच्चों दुनिया के जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ओके, सारे के सारे जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब सेल्स के बने होते हैं, सब कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ये तो बच्चों ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। 9th में जो सेल थ्योरी नहीं था और जो स्क्लेडन एंड स्वान साहब का जो सेल थ्योरी था,
जो उसमें उन्होंने बताया भी है कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और भी उसके जो जो डिफरेंट 2-3 जो कंडीशंस है, ओमनी सेलुलर सेलुलर था, बहुत 9th क्लास की चीज़ें हैं ये। इसके बाद बच्चों मैं लिख दिया हूँ कि सम आर द यूनिसेलुलर एंड सम आर द मल्टी सेलुलर। जाहिर सी बात है बच्चों कि कोई भी अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा तो किस तरीके से होगा, हो सकता है वो सिंगल सेल्स का बना हो, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है। और ये बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया हो गए जो सिंगल सेल के बनते होते हैं, जो मोनरा के अंदर आते हैं, प्रोकैट्स यूकैट्स में। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे सबसे लास्ट में है कि बच्चों 9th क्लास की बात आप लोगों को याद होगा, सेल के बारे में क्या कहता है आपका किताब। सेल के बारे में बच्चों आप लोगों ने देखे होंगे कि सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कहता है ना, 9th में भी है, 8th क्लास में भी है कि सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, ये वह फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल, तीनों चीज़ एक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ के लिए होता है वो, इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। बट दैट इज़ द रीज़न कि इसको हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ में हम लोग रखे हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस को, कि अगर बच्चों कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो डेफिनेटली उसके अंदर जो लाइफ फॉर्म्स जो होगा वह सेल्स से ही होगा, बिना सेल्स का नहीं होगा। इसके बाद बच्चों मैं ऐसे ही मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। ये बच्चों बहुत छोटी चीज़ है जिसमें रिप्रोडक्शंस के बारे में बताता है। रिप्रोडक्शन को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं रखते हैं। बच्चों मैं प्रूफ कर रहा हूँ रिप्रोडक्शंस क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि 10th क्लास में जस्ट अभी आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ के आप लोग 11th क्लास में आए हैं। तो बच्चों रिप्रोडक्शन क्या है, मतलब सिंपली कहता है कि इट इज़ एन इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू वंस लाइक सेम। कि जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने ही जैसा नए बच्चों को, नए संतति को जन्म देने को, दैट इज़ द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। इट इज़ अप टू टाइप्स, यू नो, आई थिंक वन इज़ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चों ऑलमोस्ट जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑलमोस्ट नहीं सब में होते हैं, लेकिन बच्चों कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं। रिप्रोडक्शंस का मतलब क्या होता है बच्चों, रिप्रोडक्शन कहता है कि इट इज़ एन इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग या न्यू इंडिविजुअल्स लाइक सेम ना। लेकिन बच्चों ये तो ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये कैरेक्टर्स है, लेकिन बच्चों कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, कुछ ऐसे ये एक्सेप्शन कैसे, कुछ ऐसी वजह से उसमें जो ऑफस्प्रिंग को, इंडिविजुअल्स को जो प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी होती है बच्चों वो नहीं हो पाता है। जैसे में आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे औरतें होती है, बहुत सारे लेडीज़ हैं, ह्यूमन बींग्स में भी फीमेल में है और जानवरों में भी, एनिमल्स में भी होते हैं, जिसके उसको हम लोग इनफर्टाइल बोलेंगे, इनफर्टाइल बोल देंगे, जिस मतलब द पर्सनस या द एनिमल्स विच हैव नो एबिलिटी टू प्रोड्यूस द न्यू इंडिविजुअल्स। बहुत सारे औरतें बच्चों हमारे समाज में होती है जो बच्चे को जन्म नहीं दे पाती हैं, ज़िंदगी में ऐसे ही रह पाती हैं, तो उनके अंदर बच्चों कोई ना कोई कमी रहता है, कोई ना कोई परेशानियाँ, कोई ना कोई दिक्कत होती है। तो क्योंकि वो तो लिविंग फॉर्म्स में है ना, लेकिन बच्चे को तो जन्म नहीं दे पाई। बहुत सारे बच्चों मेल में भी ऐसा कंडीशंस होता है, लेकिन खैर यहाँ पे मतलब मेल से नहीं है, ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस फीमेल का होता है, इसलिए मैं फीमेल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे ही बच्चों इसीलिए हम लोग रिप्रोडक्शन को हम लोग नॉन डिफाइनिंग में रखे हैं। ये कोई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी अगर लिविंग फॉर्म्स में बच्चों अगर है तो उसके अंदर 100% रिप्रोडक्शंस होगा ही होगा, उसके अंदर रिप्रोड्यूस करने का एबिलिटी, बच्चे को जन्म देने की एबिलिटी होगी। बच्चों बहुत ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग फॉर्म्स में है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म ही नहीं कर पाते हैं। ये ऊपर की चीज़ें मैं बताऊँगा जब आप लोग जब क्लास 12 में जब जाएंगे फर्स्ट चैप्टर में। इसके बाद बच्चों ये तो रिप्रोडक्शंस था। रिप्रोडक्शंस के बाद तो 2 चीज़ आप लोग दिमाग में रखेंगे, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चों वह नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। इसके बाद कॉन्शसनेस हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये 3 चीज़ होता है वह बच्चों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि 100% उसमें होगा ही होगा। और बच्चों थोड़ा सा कॉन्शसनेस छूट गया है। बच्चों कॉन्शसनेस सिंपली इसको समझ लीजिए, कॉन्शसनेस का मतलब होता है एबिलिटी टू सेंस, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चों एग्जांपल के तौर पे अगर रोड पे कहीं भी अगर कुत्ता या कोई भी लिविंग फॉर्म्स कोई भी एनिमल्स अगर है और वहीं पे ईंटा है, ईंटा पत्थर वगैरह है या फिर बेंच वगैरह हम लोग कुर्सी टेबल वगैरह वहाँ पे रख दें और अचानक से अगर मौसम ख़राब हो गया, बारिश वगैरह होने लगी, तो जाहिर सी बात है वहाँ से क्या होगा, जो डॉग होगा वहाँ से भाग जाएगा, वहाँ से चला जाएगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस बच्चों है, वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का उसका एहसास होगा कि हाँ यहाँ का मौसम कुछ गड़बड़ हो रहा है, वो हम में भी हमारे लिए हार्मफुल हो जाए, इसीलिए वहाँ से वह चला जाता है, वहाँ से भागता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन वही चीज़ जो कुर्सी टेबल बेंच वगैरह बच्चों वहाँ पर हम लोग रखते हैं, तो उसके अंदर किसी भी तरह का कॉन्शसनेस, किसी भी तरह का जो सेंसेशन होगा बच्चों वो नहीं होगा। तो इसीलिए बच्चों
लिविंग और नॉन लिविंग में एक ये जो लिविंग फॉर्म्स का एक कैरेक्टर्स जो होता है कॉन्शसनेस, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिम्स के अंदर, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, सबके अंदर ये कॉन्शसनेस होता है, सबके अंदर एबिलिटी टू सेंस करने की, जो सेंस करने की एबिलिटी होती है वो। ओके, तो बच्चों बस ये सिंपली आप लोगों का था, ये लिविंग और नॉन लिविंग को डिस्टिंग्विश करने वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो फाइव कैरेक्टर्स के बारे में आप लोगों को बता रहा था। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए इसको मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ इस लेक्चर को। और नेक्स्ट में बच्चों हम लोग बात करेंगे, जैसे मैं शुरू में आप लोगों को मैं बताया था कि इसके बाद हम लोग बात करेंगे टेक्स्ट, जिसमें टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज वगैरह है, ठीक है। ये इसके बाद फिर हम लोग बहुत सारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वगैरह है, जितनी भी सारी चीज़ें आगे का जो नेक्स्ट जो कंटेंट होगा उसके बारे में जस्ट नेक्स्ट वीडियो में, आई होप सो टुमारो, कल मैं उम्मीद करता हूँ, कल या फिर एक दिन लेट हो सकता है, क्योंकि 12 का भी बनाना है, 10th का भी बनाना है, तो इसलिए इस वीडियो को बच्चों एंजॉय करो, आई होप सो डेफिनेटली। बच्चों मैं शुरू के वीडियो में बताया था कि मैं जो कुछ पढ़ाऊंगा नेचुरल पढ़ाऊंगा, मतलब उसमें जो कुछ भी, इसलिए मैं लिख के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि आप लोग कॉपी पे भी आप लोग इस कंटेंट को आप लोग कॉपी पे लिख सकें। ओके, तो आज के लिए हम लोग यहीं रहने देते हैं। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, only 2 days प्लीज़ वेट, एंड नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली विल अपलोड। ओके, आज के लिए यहीं। और इसको बच्चों एक चीज़ और, इसको शेयर आप लोग ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ़ायदा, इस लॉकडाउन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ़ायदा उठा सकें। ओके, गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।